बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल लॉ थ्योरी और इसकी मेन प्रैक्टिस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी क्या है। तो नेचुरल लॉ थ्योरी बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो नेचर से ड्राइव की गई है। तो इसने एक इम्पोर्टेंट प्लेस हासिल किया हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे पॉलिटिकल लॉज के अंदर, हमारे रिलीजन्स के अंदर और हमारी एथिक्स के अंदर भी इसको एक इम्पोर्टेंट रोल हासिल है या इसने एक जो है इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई किया हुआ। तो ये बेसिकली ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है इसने मुख्तलिफ पीरियड्स में जस्टिस, पीस और जस्टिस को क्रिएट किया है। इसीलिए ये जो है ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पढ़ाई जाने वाली थ्योरीज में से है। इसका जो आगाज है ये 15th सेंचुरी से इसके ऊपर जो है काम होना शुरू हुआ था। ये 15th सेंचुरी से ऐसे समझ लें कि ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है, लॉ के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाई जा रही है। तो ये नेचुरल लॉ थ्योरी जो है आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन वही नेचुरल लॉ वाली है। हम लास्ट टॉपिक्स में नेचुरल लॉ को भी पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली नेचुरल लॉ थ्योरी भी वही नेचुरल लॉज ही है कि ये बॉडी ऑफ लॉज है या स्पेसिफिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ड्राइव किए गए हैं, ड्राइव फ्रॉम नेचर, के नेचर से हासिल किए गए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जब से ये सोसाइटीज में लोग इकट्ठे होना शुरू हुए तो उन्होंने अपने दरमियान जो काम तकसीम किए वो नेचुरली तौर पे उनके जिम्मे जो है काम लगना शुरू हो गया। और वहां पे उस दौर में इतनी कोई वो नहीं थी, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी कि वो एक दूसरे को काम काज को वो रिटर्न शेप में दें। तो उन्होंने जिस तरह जिसके समझ में जो काम आते गए वो अपने कामों में लगते गए। इसीलिए ये थ्योरी जो है डिवेल्प होना शुरू हो गई और ये बाइंडिंग है अपॉन ह्यूमन सोसाइटीज के ऊपर। और यही थ्योरी हर सोसाइटी के अंदर है। ये नहीं है कि ये किसी एक सोसाइटी में इसका वजूद ना हो, इसका वजूद है। वो आप आगे हम देखेंगे कि कैसे हर सोसाइटी के अंदर जो है वजूद है। तो ये बाइंडिंग है अपॉन ह्यूमन सोसाइटीज और ये उस वक्त काम करती है जब सोसाइटी के अपने लॉज ना बनाए जाएं, इन दी एब्सेंस ऑफ ह्यूमन लॉज। तो जब हम अपने लॉज बनाना शुरू करते हैं तो इस जो नेचुरल लॉज है वो ऑटोमेटिकली साइड पे कर देते हैं और हम अपने लॉज के तरीके से चलना शुरू करते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी था, इसकी डेफिनेशन भी है और नेचुरल लॉ का जो है। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसकी खसूसियात क्या है। तो नेचुरल लॉ थ्योरी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब हम देखते हैं कि ये क्या है, किन चीजों के ऊपर ये बेस करती है ये थ्योरी जो है। तो उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये 4 किस्म की हैं, 4 है। तो उसमें सबसे पहली जो थ्योरी है, सबसे पहली जो खसूसियत है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये अप्रायरी मेथड को एक्सेप्ट करता है, जो उसके ऊपर जो है ये चलता है। तो इस अप्रायरी मेथड का मतलब ये है कि आपने जो चीज भी एक्सेप्ट करनी है, इस नेचुरल लॉ थ्योरी में जो चीज भी एक्सेप्ट करनी है वो बगैर किसी कंक्लूजन के, बगैर किसी रीजनिंग के आपकी सोसाइटी के अंदर चलना शुरू हो जाती हैं और बगैर किसी इंक्वायरी के जो है ये चीजें जो है ये एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। इसमें जो है अगर हम रीजनिंग की तरफ आएंगे, पूछना शुरू हो जाएंगे तो नेचुरल लॉ थ्योरी से निकल के हम अपनी उस थ्योरी की तरफ आएंगे जो पॉजिटिव लॉ थ्योरीज है उनकी तरफ आते हैं। जब हम उसके पर्पसेस पे सोचना शुरू कर दें तो ये इसका जो नेचुरल लॉ थ्योरी का मेन जो मकसद है वो यही है कि ये बगैर रीजनिंग के हमारी सोसाइटी के अंदर शुरू हो गई, बगैर किसी इंक्वायरी के या बगैर किसी कंक्लूजन्स के हमने इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमारी सोसाइटी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अप्रायरी मेथड का नाम दिया गया कि ये बगैर किसी इंपेरिकल मेथड के थ्रू नहीं आती, ये अप्रायरी मेथड के थ्रू आती है। इंपेरिकल मेथड जो है उसमें यही है कि आप हर चीज की रीजनिंग को देखते हैं और उसकी इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अप्रायरी मेथड है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है, नंबर 2 पे है कि ये बेस्ड करती है ऑन मॉरल आइडल्स के ऊपर। तो मॉरल आइडल्स का मतलब यही है कि मोरालिटी के ऊपर बेस करती है। हर जगह पे जो लोग मोरालिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी अखलाकियात को जो एक्सेप्ट करते हैं, ये भी जो है नेचुरल लॉ थ्योरी मॉरल आइडियाज को जो एक्सेप्ट करती है, मॉरली तौर पर जो है इसकी बुनियाद रखी गई है और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है
कि मोरालिटी जो है हर जगह पे जरूरत होती है, हर मुल्क के अंदर है। तो इसीलिए नेचुरल लॉ थ्योरी भी जो है यूनिवर्सली है। इसकी ये दूसरी खसूसियत है कि ये बेस्ड है मॉरल आइडियाज पे और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर मुल्क, हर सोसाइटी के अंदर इसको अप्लाई है और चल रही है। और इसके बाद नंबर 3 पे है कि ये यूज करती है, ये डिफाइन करती है स्टेटस को कि कोई भी जो है सोसाइटी जो है वो ऐसे नहीं डिवेलप होती, वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होती है और उसी तरह चलने की कोशिश करती है, वो बिकॉज ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी है। तो इसीलिए स्टेटस को का मतलब है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। बाजू का जंगें शुरू होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन वही सोसाइटी वैसे काम करना शुरू हो जाती है। जो ही वो जंग खत्म होगी वो सोसाइटी अपने कामकाज में लग जाएगी। तो ये एक मेंटेन स्टेटस को जो है ये चलता आ रहा है सोसाइटी के अंदर। तो कोई भी नागहानी आफात आती हैं, बारिशें ज्यादा हो गई, सैलाब आ गया, उसके बाद भी सोसाइटी ने जो है उसी तरह चलना शुरू कर देना है जैसे नेचुरल लॉ थ्योरी कहती है कि ये जो है नेचर से जो है लोग उसी तरह उठ के अपने कामकाज में लग जाते हैं। तो इसका जो चौथा मेन मकसद है वो जो है, इसकी जो खसूसियात है, इसने कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया हुआ है कि अगर वो यही कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी के अंदर कानून को नहीं चला सकते तो आपकी सोसाइटी वजूद में नहीं आएगी। किसी जगह पे भी अगर कानूनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नेचुरल लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप अपने मुल्क को नहीं चला सकते या अपनी सोसाइटी को नहीं चला सकते। तो इसीलिए ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है, इसकी चौथी बड़ी खसूसियत जो है वो यही है कि इसने रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया है पूरी दुनिया के अंदर और हर सोसाइटी के अपने कवायद और जवाबत पैदा किए हैं जो नेचुरल लॉ के जरिए से आए हैं। इसीलिए इसको जो है नेचुरल लॉ थ्योरी कहा गया कि इसने अपने खुद ब खुद कवायद और जवाबत पैदा किए और सोसाइटी के अंदर उनके ऊपर जो है चलने की कोशिश की है कि जो शख्स सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर नहीं चलता उसको सोसाइटी या वो जो है बाहर निकाल देते हैं कि नहीं जी आप जो है हमारे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज आप इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं रह सकते। तो ये इसकी जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आज हमने डिस्कस की है।